गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नारायण चौधरी पर समकालीन विश्व राजनीति का अंतिम अध्याय जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी 40 अंकों का हमारा जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में इस पाठ के बाद में वैश्वीकरण जो हमारा अंतिम पाठ है समकालीन विश्व राजनीति का उसको देखते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा है क्या? देखिए, वैश्वीकरण की बुनियादी बात है उसमें प्रवाह है, यानी ये प्रवाह कई तरीके से हो सकते हैं। ये प्रवाह है विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। ये प्रवाह हो सकता है पूंजी का एक जगह से दूसरी जगहों पर। ये प्रवाह है हो सकता है वस्तुओं का एक देश से दूसरे देशों में पहुंचना, या बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यानी यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो कि ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है। यानी वैश्वीकरण में एक तरीके से प्रवाह होता है विचारों का, प्रवाह होता है पूंजी का, वस्तुओं का और व्यक्तियों का, और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है वो इन्हीं प्रकार के प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है। देखिए, एक बड़ा प्रश्न इसमें से बन सकता है। देखिए, बड़ा प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का और पूरी संभावना है। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यहां से प्रश्न पूछना ही पूछना है, क्योंकि देखिए इसमें सारे पक्ष आ जाते हैं। राजनीतिक पक्ष इसमें आ जाता है, आर्थिक पक्ष इसमें आ जाता है और सांस्कृतिक पक्ष भी इसमें आ जाता है। तो यहां से यदि ये प्रश्न आप कवर कर लोगे तो पूरी संभावना है कि आप 4 नंबर कवर कर लोगे यहां से। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि इसके बहुत से पक्ष हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, जैसे आर्थिक एवं सांस्कृतिक। सबसे पहले हम देखते हैं वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष या प्रभाव। राजनीतिक पक्ष का वर्णन हम 3 आधारों पर करते हैं। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। देखिए, बड़ा सिंपल है। आपको पता है वैश्वीकरण है वो बहुराष्ट्रीय निगमों के अधिक हस्तक्षेप से, वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय निगम उनका अधिक हस्तक्षेप हुआ है और इससे राज्य की स्थिति क्या हुई है? कमजोर हुई है, क्योंकि इससे राज्यों के कार्य करने की क्षमता अर्थात सरकारों की ताकत में कमी आती है। कारण क्या है इसका? कि ये बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे निगम है, पावरफुल निगम है, जिनका यदि सालाना टर्नओवर देखें तो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इन जो बहुराष्ट्रीय निगम है इनका हस्तक्षेप है वो राज्य की स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करता है और राज्य की कार्य करने की क्षमता पर कहीं ना कहीं इससे कमी आती है। तो संपूर्ण विश्व में आज जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा वैश्वीकरण के प्रभाव की वजह से क्या पड़ गई है? पुरानी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उल्टा है, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुराष्ट्रीय निगम है वो हस्तक्षेप से राज्य की स्थिति को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। अर्थात जो ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी वो वैश्वीकरण की वजह से किसमें परिवर्तित हो रही है? वो वैश्वीकरण की वजह से न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य में परिवर्तित हो रही है। अब राज्य कुछ मुख्य कार्यों तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर राज्य अब खुले बाजार पर आधारित आर्थिक क्रियाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन हो गया, प्रभावित हुआ। वहीं कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि वैश्वीकरण के चलते राज्य की शक्तियां कम नहीं हुई हैं और न ही राजनीतिक समुदाय के आधार पर राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती मिली है। यह बात सही है, राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को तो पूरा कर रहे हैं और अपनी इच्छा से ही कई कार्यों से राज्यों ने अपने आप को क्या किया है? अलग किया है। यानी समर्थक ये कहते हैं कि राज्यों ने इन कार्यों से अलग अपनी इच्छा से किया है, किसी भी बहुराष्ट्रीय निगम ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है। तीसरे प्रकार के विद्वान ये मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है, जिसके बल पर
राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर राज्य अधिक कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अतः उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है, न कि कमी। तो इस प्रकार तीनों प्रकार की अवधारणाएं हैं, राजनीतिक अवधारणाएं हैं, आजकल चल रही है। बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो देखिए वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है। देखिए वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह है वो बहुत तीव्र हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, वही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनके दबाव में या शक्तिशाली देशों द्वारा थोपे जाते हैं। तो वैश्वीकरण की वजह से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों और जनता का एक देश से दूसरे देश में आवागमन हुआ है, वो आसान हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों ने आज के टाइम में आयात से प्रतिबंध हटाकर अपने बाजारों को विश्व समुदाय के लिए खोल दिया है। और इसका परिणाम क्या हुआ है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में निवेश कर रही हैं। यद्यपि वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार इससे अधिकांश लोगों को लाभ ही प्राप्त हुआ है, परंतु वैश्वीकरण के आलोचक इस कथन से सहमत नहीं है। उनके अनुसार विकसित देशों ने अपने वीजा नियमों को कठोर बनाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों के वैश्विक आवागमन में कमी आई है। इसके अलावा आर्थिक वैश्वीकरण का लाभ केवल धनिक वर्ग को अधिक प्राप्त हुआ है, निर्धन वर्ग आज भी इसके लाभों से क्या है, वंचित है। तीसरा जो प्रभाव है वैश्वीकरण का, वो है सांस्कृतिक पक्ष। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष ने भी लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज हमारे खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर सोचने तक की चीजों को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस बात को भी बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। अर्थात विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर कौन सी संस्कृति थोपी जा रही है, पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, जिससे एक देश विशेष की संस्कृति के पतन का डर भी उत्पन्न हो गया है। लेकिन वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि वैश्वीकरण से संस्कृति के पतन की आशंका निराधार है, बल्कि इससे एक नई मिश्रित संस्कृति ने जन्म लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का केवल एक ही यानी आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुत अच्छा प्रश्न देखा हमने। एक प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। बड़ा इजी। देखो, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है, वैश्वीकरण। यानी देशों के बीच में संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। क्या होता है इसमें, किसका आदान प्रदान होता है, पूंजी का, वस्तुओं का, सेवाओं का और प्रौद्योगिकी और मानव का, यानी उसके आइडियाज। विश्व के विभिन्न हिस्सों में इनका आदान प्रदान ही क्या है, वैश्वीकरण है। अब वैश्वीकरण के मुख्य कारण क्या क्या देख लिए। सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है उन्नत प्रौद्योगिकी। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही को यदि किसी चीज ने आसान किया है ना, तो वो किया है उन्नत प्रौद्योगिकी ने। उन्नत प्रौद्योगिकी वजह से ही आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। आज प्रौद्योगिकी इतने उन्नत स्तर पर पहुंच गई है कि कुछ एक सेकंड में विचारों को पूरे विश्व में फैला देती है। इसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट ने तो एक नई क्रांति इस क्षेत्र में ला दी है, जिसने पूरी लाइफ स्टाइल को ही बदल के रख दिया है। संचार और सूचना के क्षेत्र में आई इस क्रांति ने वैश्वीकरण की राह को बड़ा आसान कर दिया है। बात करें दूसरे कारण की, तो एक महत्वपूर्ण कारण है परिवहन में सुधार। भाई आने जाने में आसानी हुई है, इससे वैश्वीकरण को इसने आसान बना दिया है। आज रेलवे की बात करें, जल जहाजों की बात करें, वायुयानों की बात करें, ट्रक और आधुनिक आने जाने के साधनों ने पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और मानव के आवागमन को बहुत आसान कर दिया है, जिससे वैश्वीकरण के विकास में एक बड़ी भूमिका परिवहन ने निभाई है। बात करें तीसरे कारण की, तो आजकल विश्व व्यापार संगठन के आने के बाद टैरिफ बाधाओं को दूर किया गया है। WTO के गठन के बाद तथा इस प्रकार के कई और वैश्विक संगठनों ने व्यापार में आने वाली जो टैरिफ बाधाएं थी उनको दूर करके वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित किया है, जिसने वैश्वीकरण को आज अपने उच्चतम स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। चौथा कारण यदि देखें तो वो है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव।
वर्तमान विश्व में सभी नागरिकों के मध्य एक पारस्परिक जुड़ाव बना हुआ है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि यदि एक देश में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ अथवा कोई महामारी आती है तो वो हर एक देश को, उस एक देश को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे अनेक देश प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में आपस में जुड़ाव है और इसी आपसी जुड़ाव ने वैश्वीकरण की बढ़ोतरी में योगदान दिया है। इन सभी कारणों की वजह से आज वैश्वीकरण है वो अपने आधुनिक स्वरूप में दुनिया के सामने है। बात करें भारत और वैश्वीकरण की, कि भारत और वैश्वीकरण में क्या संबंध है, क्या भारत को फायदे नुकसान हुए हैं, तो देखिए, पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास है वो कई सदियों पुराना है। औपनिवेशिक दौर की बात करें तो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक हुआ करता था और बने बनाई सामानों का क्या हुआ करता था, आयातक। यानी वहां से बन बना करके सामान यहाँ के बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन आजादी के बाद हमने फैसला किया कि हम दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर। और हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को भारत में निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने जो उत्पादक हैं वो चीजों को बनाना सीख सकें। लेकिन इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या हो गई, धीमी हो गई। ऐसी स्थिति में हमने वित्तीय संकट से उबरने के लिए 1991 में 3 सुधार किए थे। एलपीजी के नाम से उन सुधारों को जाना जाता है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने अपनाया था। और इसके अंतर्गत व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को खत्म किया गया था, हटाया गया था। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल है। तो ये भारत और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के प्रतिरोध की यदि बात करें तो कौन कौन लोग हैं जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध करते हैं। देखिए, वामपंथी रुझान रखने वाले लोगों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण है वो विश्वव्यापी पूंजीवाद की ही एक खास अवस्था है, जो धनिकों को और ज्यादा धनी कर रही है और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाती है। तो राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में भी क्या आती है, कमी आती है। वहीं वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक हैं वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में बात की जाए तो इनकी चिंता राज्य के कमजोर होने की है। सांस्कृतिक अर्थों में बात की जाए तो इनकी चिंता परंपरागत संस्कृति की हानि की है। आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम होना चाहिए। हालांकि ये नहीं है कि वैश्वीकरण विरोधी सभी आंदोलन वैश्वीकरण की संपूर्ण अवधारणा के विरोधी है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है और इसे कहा जाता है साम्राज्य। क्यों? क्योंकि वो इसको एक साम्राज्यवाद का रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एक मंत्रिय स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को अपनाने के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। वहीं बात करें नव उदारवादी वैश्वीकरण के बाद, तो इसमें एक विश्वव्यापी मंच, यानी नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच। यहां से प्रश्न उठता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। तो क्या है ये वर्ल्ड सोशल फोरम? ये नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है, और जिसमें कौन कौन शामिल है? जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें पर्यावरणवादी शामिल हैं, जिसमें मजदूर शामिल हैं, जिसमें युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर के किसका विरोध करते हैं? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। बात की जाए इसकी पहली बैठक की, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में पोर्टो अल्गेरे, ब्राजील में, और इसकी चौथी बैठक हुई थी वो भारत के मुंबई में हुई थी। हाल ही में मार्च 2018 में इसकी अंतिम बैठक ब्राजील में हुई है। भारत और वैश्वीकरण, यानी भारत वैश्वीकरण का किस रूप में विरोध करता है, इसको यदि देखें तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। जहां तक बात की जाए वामपंथी विचारधारा की, तो आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ आवाजें उठाते हैं ये राजनीतिक दलों की तरफ से भी उठी है और इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी उठी है। इसके अलावा औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने भी बहुराष्ट्रीय निगमों के भारत में प्रवेश का क्या किया है, विरोध किया है। यहां तक कि कुछ वनस्पतियों जैसे नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट करवाने का प्रयास किया, तब भी इसका कड़ा विरोध किया गया। राजनीतिक विरोध की यदि बात करें
तो दक्षिणपंथी खेमों की तरफ से भी इसके जो सांस्कृतिक पक्ष है, मुख्य रूप से इसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है, उनका विरोध हो रहा है। ये लोग मानते हैं, दक्षिणपंथी लोग, कि केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि को इसमें इन्होंने शामिल किया है। तो ये भारत और वैश्वीकरण हो गया। वैश्वीकरण का विरोध भारत किस रूपों में करता है, कौन कौन से जो विचारधारा वाले दल हैं वो वैश्वीकरण का भारत में विरोध करते हैं, हमने इस बात को भी देखा। इस प्रकार हमने वैश्वीकरण से जुड़े हुए हर एक चीज को, हर एक पक्ष को इसमें शामिल किया है, और मुझे नहीं लगता यहां से बाहर वैश्वीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आने वाला है। तो जरूर 12वीं कक्षा के बोर्ड बच्चों तक पहुंचाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज हमने 7 पाठ जो समकालीन विश्व राजनीति है उसके 7 पाठों का अध्ययन हमने कर लिया है, और इसकी एक पूरी वो बना रहा हूं जिसके माध्यम से आप 7 पाठ हैं वो आप एक जगह पर देख सकते हैं। तो धन्यवाद।